हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विज्ञान विषय के कार्यपत्र नंबर 19 करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल क्षारक और लवण, जो लास्ट क्लास में भी चल रहा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अम्ल की बात चल रही है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु कौन कौन सी होती है भैया? धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी क्या है भैया? आपके धातु हैं। और धातु की रिएक्शन किससे कराई जा रही है भैया? अम्लों के साथ। अच्छा, अम्ल मैंने आपको बताया थे कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टोसल्फर, जिंक जिसे हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? अम्ल हो गए। तो इन सब धातुओं की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? एसिड से कराई जा रही है, अम्ल से कराई जा रही है। तो यही इनके रासायनिक गुण भी हो गए, रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। चलो जी, हम करते हैं इन चीज़ों को। जैसे कह रहा है कि अच्छा, इनकी एक जनरल इक्वेशन होती है कि जब भी कोई धातु अभिक्रिया करती है अम्ल से, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण होती है। क्लियर हो गया? अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास है ये जिंक, आपको जिंक दिखाई दे रहा है कि जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। तो जिंक पता क्या करता है? ये जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, बाहर भगा देता है। तो बाहर भगकर तो हाइड्रोजन गैस कहाँ आ गई? बाहर आ गई भैया। प्लस जिंक क्या हो गया? इस हाइड्रोजन की जगह पर चिपक गया। तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया? तो जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और सल्फेट के साथ जिंक चिपक गया। सिमिलरली क्या होगा? हमारा आयरन है, ये आयरन भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। फिर क्या कर देगा भैया? आयरन इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। प्लस क्या बनेगा? खुद आयरन यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, है ना। एग्जांपल जितने ज़्यादा करें उतना अच्छा मार ले। तो आप जिंक की रिएक्शन HCl से करा देते हैं भैया। जिंक ने रिएक्शन करी HCl एसिड के साथ, क्या करेगा ये जिंक? H को बाहर निकाल देगा, तो H हाइड्रोजन की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और खुद जिंक यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बन गया। अब आपने बोला यहाँ पर Cl अकेला था, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, पर यहाँ Cl के आगे 2 लिख दिया है। तो भैया ये तो केमिकल रिएक्शन है, इनकी संयोजकता है, ये तो आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। वैसे मैंने करा रखा है अपनी वीडियोज़ में, आप देख लेना, सर्च मार लेना। अच्छा जी, जिंक के साथ तो रिएक्शन हो गया। अब आयरन के साथ भी देख लेते हैं। आयरन ने रिएक्शन करी किसके साथ? HCl के साथ। क्या करेगा भैया? आयरन H को बाहर निकाल देगा और हाइड्रोजन गैस तो निकल गई बाहर और खुद इसके साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो क्या बन गया? आयरन क्लोराइड, FeCl3। तो ये भैया इनकी इक्वेशंस है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अच्छा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि भैया हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है? तो इसके लिए यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इसको समझो। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब हो गई। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया, जिंक के टुकड़े। फिर जिंक के टुकड़ों के साथ हमने क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड, पानी जैसा होता है, पानी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? ये पाइप निकाल दिया, पाइप डाल दिया हमने इसके। जैसे हमने यहाँ पाइप डाला तो इस पाइप को हमने, देखो पाइप गया हुआ है, इस पाइप को हमने एक बर्तन में डाल दिया। इस बर्तन के अंदर साबुन का पानी मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिला हुआ है भैया? साबुन का पानी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस गैस है, गैस तो ऊपर उड़ती है, तो उड़ती चली जाएगी, उड़ती चलेगी, उड़ती चलेगी, उड़ती चलेगी। और जैसे ही वो साबुन के पानी में आएगी तो झाग बनाएगी। झाग का मतलब वो गुब्बारे बनाएगी, बुलबुले बनाएगी। तो बुलबुले कहाँ गए? बाहर आ गए। बुलबुले बुलबुले बुलबुले। तो गाना भी है ना, बुलबुला रे बुलबुला, है ना बच्चों मेरे। तो अब बुलबुले आ गए। अब इन बुलबुलों में क्या करेंगे हम लोग? जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। ये जलती मोमबत्ती लेके आए इनके पास, ये जलती मोमबत्ती लेके आए, ये जलती मोमबत्ती लेके आए। तो ये जो है ना गुब्बारे फूटेंगे, पॉप पॉप पॉप, ऐसे साउंड करेंगे, आवाज़ ऐसे आती है, पॉप पॉप करके आती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो जलती हुई मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जाँच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। बस हो गया ख़त्म। अच्छा जी, इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 मैग्नीशियम और मैंगनीज के अलावा किसी भी मेटल से, अगर किसी भी धातु से अगर रिएक्शन करेंगे तो कभी भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालेंगे।
ये आप लोगों ने याद रखना है। अब क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है और जो हाइड्रोजन गैस बनता है अभिक्रिया में उस हाइड्रोजन गैस को ये पानी में चेंज कर देता है। आगे जाके मैंने इसका आंसर लिख रखा है पर यहाँ पर मैंने समझा दिया, तो आप लोगों को रटना है, ये याद रखना है। पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि नाइट्रिक एसिड केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अलावा जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं के साथ कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक हैं और हाइड्रोजन गैस को पानी में बदल देते हैं, H2O में बदल देते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो धातु होती है वो अम्ल से अभिक्रिया कर कर लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा हमने पढ़ा था अधिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील धातुएं पढ़ा था ना हमने, वही भैया कालू नाथ का महंगा आलू जरा आलू फीके पकाता है, वो देखा था हमने, कालू नाथ का महंगा आलू। तो वही कालूनाथ वाला जो सीन चल रहा है उसमें जो ऊपर आते थे वो अधिक क्रियाशील है और जो नीचे आते थे वो कम क्रियाशील है। तो इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन कुछ पॉइंट बना रखे हैं। क्या पॉइंट बना रखा है भैया? देखो, क्या देखोगे आप लोग, ये तो पहले इसको हटाओ, कि जो अधिक क्रियाशील गैसें हैं उनकी रासायनिक अभिक्रिया अम्लों के साथ बहुत तेज़ी से होती हैं और जो बेचारी कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। तो जो जितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो उतनी जल्दी रिएक्शन करेंगी, जो कम क्रियाशील है वो रिएक्शन ही नहीं करेंगी। अच्छा जी, अब जैसे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता था वैसे ही अम्ल अब किसके साथ अभिक्रिया करेगा? क्षार के साथ। तो जब भी धातु रिएक्शन कर रही है क्षार के साथ, ये भी क्या बनाएगी? लवण और जल हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी। जैसे धातु अम्ल के साथ निकाल लेती वैसे निकालेगी। एग्जाम्पल देखो, जिंक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? क्या है भैया? ये आपका बेस है, मतलब क्षार है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्षार है भैया? आपको बताया था पहले ही मैंने कि क्षार क्या होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें भी OH लग जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है क्षार के साथ और क्या बना रही है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, पूछने के लिए इसको रट लेना। इसके अलावा एक रिएक्शन और आएगी सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, वो भी याद रखना आपने। अच्छा जी बच्चों, मेरे अब देखो बच्चों, अब आ रहा है टॉपिक, ये भी अच्छा टॉपिक है, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये क्या चीज़ है मेरे बच्चों? पहले समझ लो, धात्विक ऑक्साइड जो भी धातु, जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे जिंक हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, ये क्या है? धातु है। तो अधातु क्या है भैया? अधातु जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये अधातु हो गई। अब इन धातुओं के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गई? धातु ऑक्साइड हो गई। ये क्या हो गई? धातु ऑक्साइड। तो जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी वो धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड होगी। ऐसे ही अगर नॉन मेटल के साथ अधातु के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन तो वो अधात्विक, वो क्या हो गया? अधात्विक हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? वो हो गया अधात्विक ऑक्साइड। तो दो चीज़ आपने सीख ली, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है और अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है। अच्छा जी, जो धात्विक ऑक्साइड होती है ना वह होती है क्षार। वो क्या होती है? क्षार होती है, क्षारीय ऑक्साइड होती है। उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जब धातु ऑक्साइड क्षारीय है तो अधात्विक उल्टी होंगी, वो अम्लीय होंगी। वो कैसे होंगी? अम्लीय होंगी। ये याद रखोगे। अब इसके अलावा एक आई है उदासीन अभिक्रिया है। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है भैया? जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा बनाता है लवण प्लस जल। ये याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया। अच्छा, कभी भी जो अम्ल होगा ना वो अम्ल के साथ रिएक्शन कभी नहीं करेगा। ऐसे ही क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अम्ल हमेशा क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, क्षार हमेशा अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा और हमेशा लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी को हम बेस बनाते हैं और बात करते हैं हम लोग क्या। तो देखो, धात्विक ऑक्साइड कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड होती है क्षारीय, बताया भी। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होती है? अम्ल होता है। तो धात्विक ऑक्साइड जब क्षार है तो किससे रिएक्शन करेगा? अम्ल के साथ। देखो HCl अम्ल होता है, क्योंकि अम्ल हमें पता है HCl एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है, HNO3 एक अम्ल है। अम्ल हम कैसे पहचानते हैं? जिसके आगे भी H लग जाता है वो सारे के सारे क्या है भैया? अम्ल है। क्लियर हो गया? तो क्षार हमेशा किसका रिएक्शन करेगा? अम्ल के साथ।
तो अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है, अम्ल के साथ रिएक्शन करी, लवण बनाया कैल्शियम क्लोराइड और पानी बना दिया। ऐसे अधात्विक ऑक्साइड क्या सी प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की। इसने क्षार के साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लवण कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। बस हो गया मेरे बच्चों, कहानी खत्म, है ना। चलो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको याद रखना है, समझना है। पर कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं ऐसे बता दूं, पर मैंने सबको लिखा रखा है, सब लिख रखे हैं, मैंने कहा समझा रहा हूँ। पांचवा देखो, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? भैया ये तो हमने बोल दिया, हमारी मम्मी तो बनाती नहीं है अचार, है ना, किसी मम्मी तो नहीं बनाती होगी, पर अचार कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते। वो हमेशा चटनी, अचार या चटनी किस में रखी जाती है? कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो धातु होती है अचार में ना, अचार का खट्टा होता है, और खट्टे में क्या होता है? अम्ल होता है। और अम्ल अभी देखा आपने धातु से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और क्या बना देता है? लवण बना देता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो भैया वो बर्तन बेकार, अचार बेकार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसने रिएक्शन कर ली है, जहर बन सकता है, नहीं खाना हमें। क्लियर हो गया। चौथा, हम किस प्रकार कैसे कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? भैया क्षारीय प्रकृति का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर लिटमस पेपर, अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो वो अम्ल कहलाएगा, अगर लाल नीला हो जाए तो वो क्षार कहलाएगा। तो लिटमस पेपर लेके आ जाओ भैया, लाल नीला हो जाए तो अम्लीय, नीला लाल नीला हो जाए तो क्षारीय, अगर नीला लाल हो जाए तो अम्लीय। क्लियर हो गया। इसके अलावा भैया हमने इसके सबके आंसर दे रखे, हमको करो बच्चों, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके बच्चों मेरे, बाय, ध्यान रखो अपना, है ना बच्चों।